हेलो स्टूडेंट। जो लास्ट वीक में क्लास हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसमें जो डिस्कशन हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन या सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। इन दैट फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर का उसके सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो उस दिन मैंने बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक्स डिजॉल्व लाइक मतलब अगर सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, लाइक NaCl, KCl दैट डिजॉल्व इन वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है। और अगर सोल्यूट नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सोल्यूट है लाइक कोलेस्टेरॉल दैट हाईली सोल्यूबल इन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन जो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए, या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं दैट आल्सो डिजॉल्व इन वाटर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां तक हुआ था लास्ट क्लास में। देन नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर effect of solubility of solute in solvent, effect of solubility on that effect of temperature on the solubility of solute in the solvent that depends on। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यानी टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बट जनरल आप सबको पता है जनरली द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऑफ लिक्विड में लाइक वाटर में डिसॉल्व करोगे, जैसे शुगर है नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐड करोगे और वही अगर ऐड करने के बाद हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है, जनरल पॉइंट है। तो इन जनरल the solubility of solid in liquid increases with increasing temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी जनरली बढ़ती है, नॉट ऑलवेज, बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है जब सोल्यूट आप ऐड करोगे उसकी सोल्युबिलिटी का टेम्परेचर का इस पे सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना है that depends on the enthalpy of solution या depends on energy of solution। तो energy of solution या enthalpy of solution का मतलब होता जैसे साल्ट या कोई भी कंपाउंड आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे या वाटर में डिसॉल्व करोगे तब जो हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी है हीट इवॉल्व होगी। इसी के बेसिस पे आपने पढ़ा है उसके पहले, वो रिएक्शन का नाम है स्पेशल एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एनर्जी निकलेगी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, मतलब दैट इज आल्सो कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद जब एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज का मतलब पॉसिबिलिटी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब है ही रिएक्शन या प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और इवॉल्व होने का मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और इसमें थोड़ा सा ये याद रखो, जब भी कोई भी प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन यानी जनरल, अगर प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस या कोई केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, परमानेंट याद रखो, अगर वो एंडोथर्मिक है, जैसे आपका जनरल एग्जांपल है वाटर को इवेपोरेट करना है, वाटर को तो आपको हीटिंग करना पड़ता है। अब हीट सप्लाई कर रहे हैं आप, मतलब प्रोसेस कौन से एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस कब बढ़ेगी, स्पीड कब बढ़ेगी उसकी, जितनी हीट ज्यादा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज फेवर्स द हाई टेम्परेचर, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन रहा, एंडोथर्मिक प्रोसेस रही तो दैट फेवर्स द हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी प्रोसेस की। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही, तब that always favor the low temperature evaporation। एक्सोथर्मिक का जनरल मैं एग्जांपल लूंगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का अगर फ्रीज होता है, वाटर का कन्वर्शन आइस में होता है, जितना टेम्परेचर आप कम करोगे, अब फ्रीजिंग का मतलब क्या, वाटर क्या आप हीट बाहर निकाल रहे हैं, जितनी हीट निकालती जाओगे वैसे उसका फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, मतलब हीट बाहर निकाल रहे, प्रोसेस कौन सी होगी
एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अब वो फिर से आए मतलब सॉलिडिफिकेशन बढ़ने के लिए, आइस बनने के लिए आपको पता है हीट निकालना पड़ता, मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ता। तो जब भी कभी रिएक्शन या कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये दो पॉइंट याद रखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज फेवर हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वो स्पीड बढ़ेगी, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर्स लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक है मतलब जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना फास्ट होगा, जैसे कंडेंसेशन ऑफ वेपर, आप वेपर्स का कंडेंसेशन करें और कंडेंसेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अब जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना फास्ट कंडेंसेशन होगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स द लो टेम्परेचर, याद रखो। एंड सेम वे दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस, सॉलिड का डिसोल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट में, that reaction, that process, that dissolution process may be exothermic or also endothermic, मतलब exothermic भी हो सकता है और endothermic। अब ये जो exothermic endothermic ये किस पे डिपेंड है, शॉर्ट में फिर से यहाँ पे ये नहीं है, फिर भी आपका क्लियर होना चाहिए इसलिए बताता कैसे हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। जैसे कल मैंने बताया था NaCl जैसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, वाटर को दो एंड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक प्रोसेस होते है इनको अलग करना, NaCl अलग हो जाते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, H2OH2, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। और वैसे Na पॉजिटिव है तो उसमें एंड कौन सा यूज होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का मतलब पॉजिटिव, ऐसे खींचते हैं अपने एक दूसरे से। इसके बाद एक प्रोसेस कौन सी हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो गए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो गए, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, मतलब ये प्रोसेस शॉर्ट में बोल सकते हैं तो इसको एंडोथर्मिक। लेकिन दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे ये अलग हो गए तो ईच आयन अगेन सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसकी भी सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, H2OH2 OH2 इस टाइप से बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एंडोथर्मिक, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बताया था मैंने। तो इसमें बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है NaCl का, वाटर और ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा। अब कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, दोनों की टोटल, जैसे ब्रेक करने के लिए 20 लग रही और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो 30 हो रही, तो लॉस कितनी हो रही, 30, ऐड कितनी कर रहे हैं आप, 20, मतलब टोटल कितना होगा, ऐड करें मतलब प्लस, लॉस हो रही मतलब माइनस, 20 माइनस 30, तो आंसर आपका क्या आएगा, 10 लॉस हो रही एनर्जी, तो उसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी, वो एक्सोथर्मिक। अगर उल्टा है, 30 लग रही बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो 20 इवॉल्व हो रही, मतलब 30 सप्लाई कर रहे, जा कितनी रही बाहर से, 20, तो 10 आंसर क्या आएगा, +10, मतलब रिएक्शन कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, सोल्युबिलिटी प्रोसेस है, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, तो अलग अलग सोल्यूट के लिए अलग अलग है। बट जब आप एक्सप्लेन करोगे ये पॉइंट, इफेक्ट ऑफ 2 मार्क के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ भी निकलना पड़ेगा, 2 मार्क अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, यानी सोल्युबिलिटी पे सॉलिड के या कोई सोल्यूट के टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको जनरली ऐसे लिखना पड़ेगा, जनरली द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग, मैक्सिमम ऐसे होता है, जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ऑलमोस्ट बिकम डबल, ये भी पॉइंट याद रखो थोड़ा सा, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑलमोस्ट डबल बाय राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। जब कोई, जैसे एक जनरल एग्जांपल, कोई भी सोल्यूट अगर 10 ग्राम 100 ml में वाटर पे डिसॉल्व होता है, 10 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम कितना डिसॉल्व हो रहा है, सोल्युबिलिटी कितनी है 10 ग्राम पर 100 ml। वही अगर आपने 30 डिग्री का इंक्रीज करके 40 कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री से, तो सोल्युबिलिटी ऑलमोस्ट बिकम डबल, मतलब 10 के जगह पर कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, 20 ग्राम। तो ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑलमोस्ट डबल विथ राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली द इफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। बट अभी जो बताया था मैंने, ऑलवेज हर सोल्यूट के लिए, हर सब्सटेंस के लिए क्लियर नहीं है, यानी हर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी इंक्रीजिंग होगी करके आप बता नहीं सकते। इसलिए द सोल्युबिलिटी, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, देयरफॉर तो कुछ सोल्यूट्स है तो उसी के रिलेटेड एक ग्राफ है,
और ग्राफ निकालो, 2-3 पॉइंट्स आप ग्राफ देख के इजीली लिख सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स दे साल्ट से जिसकी टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ साल्ट्स की सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, कुछ साल्ट की जो सोलिबिलिटी बहुत ही स्लाइड चेंज होती है, और कुछ एग्जांपल एक दो सोलिबिलिटी ऑफ दैट साल्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे भी साल्ट्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलिबिलिटी कम भी हो सकती। तो यही आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक ग्राफ याद रखो, एग्जांपल दे कुछ साल्ट्स के। ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में है टेम्परेचर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80 और 100 डिग्री सेल्सियस। इधर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है डिग्री सेल्सियस में, और ये साइड में सोल्युबिलिटी मतलब डिसोल्यूशन, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर 100 ml, पर 100 वाटर समझ लो, पर 100 ml में कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ। और यहां से स्टार्ट करते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम। तो यहाँ पे जो अलग अलग सोल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ा, अगर ऐसा ग्राफ आएगा तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। नीचे आता है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, और स्ट्रेट लाइन मिलती है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस 3 टाइप के ग्राफ अलग अलग साल्ट के लिए, आपने एक एक भी साल्ट याद रखा तो सफिशिएंट है। सबसे पहले कुछ साल्ट से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट क्या लिखना है, जनरली द solubility of solid in liquid increases with increasing temperature. Second point, solubility of solid in liquid almost become double with rise of temperature by 10 degree Celsius. 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो जनरली solubility क्या होती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। देन बट डिसोल्यूशन प्रोसेस इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भी हो सकती, एंडोथर्मिक। इसलिए कुछ एग्जांपल्स देने आपको। नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल देंगे, The solubility of salt like, ये साल्ट का याद रखो स्पेशली, NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड NaBr। ये साल्ट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो KCl, NaCl, अब देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट लाइक NaCl, KCl, NaBr, और यहाँ पे Na सेम थोड़ा सा स्लाइड चेंज है NaBr की। क्या दिख रहा है आपको? ये तीनों स्ट्रेट, थोड़ा सा है स्लोप, लेकिन जनरली आप बोल सकते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट लाइक NaCl, KCl, NaBr चेंजेस वेरी स्लाइटली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। मतलब सोडियम क्लोराइड आपको जनरली पता है, साल्ट ज्यादा हीटिंग करने से भी उसके डिसोल्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं गिरता, तो आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उस पर उतना ज्यादा नहीं होता। ये 3 साल्ट का एग्जांपल याद रखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, NaBr, NaCl एंड KCl। तो सोल्युबिलिटी चेंजेस वेरी स्लाइटली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया 3। 3 में से तीनों की लिखते टाइम तीनों याद रखने की जरूरत है। NaCl, KCl भी अपने याद रखा तो सफिशिएंट है। देन अब इसके बाद ये देखो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे कौन कौन से 3 देखो। दूसरा पॉइंट KNO3, NaNO3 एंड KBr। ये जो 3 साल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। KNO3 कैसे, टेम्परेचर जैसे बढ़ा वैसे सोल्युबिलिटी भी बढ़ गई। इधर जाए ऊपर जाएगा मतलब सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, तो सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3। उसके बाद ये होगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और एक है KBr। क्या दिख रहा, स्लोप ज्यादा है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा। तो सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट लाइक KNO3, NaNO3 एंड KBr इंक्रीजेस एप्रिसिएबली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ही सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट की सबसे ज्यादा है। और लास्ट में थर्ड, सोल्युबिलिटी ऑफ NH4NO3 नहीं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की सोल्युबिलिटी का आप ग्राफ देखोगे तो इसका जो ग्राफ है इस टाइप से आता है। Na2SO4 क्या दिख रहा है देखो,
ये ग्राफ कैसे नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम होते जा रही है। तो सोलिबिलिटी ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बहुत ही डायग्राम अपने थोड़ा सा ये भी दिखाने की जरूरत नहीं, बस किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है इतने से भी क्लियर हो सकता है। तो कहां से कैसे लिखोगे, 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो क्या लिखोगे, जनरली द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड increases with increasing temperature. The solubility of solid in liquid almost become double with rise of temperature by 10 degrees Celsius. Then but dissolution process में भी exothermic और endothermic, मतलब solubility जो process है exothermic भी हो सकता है, therefore फिर ये 3 एग्जांपल लिखो। The solubility of NaCl, KCl, NaBr changes very slightly with change of temperature, ये 1 2 और ये NaBr का। Then solubility of KNO3, NaNO3 and KBr increases appreciably, increases largely भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से, increases with increasing temperature। and last में लिखो the solubility of sodium sulfate जो Na2SO4 का आपने देखा ग्राफ, solubility of Na2SO4 decreases with increasing temperature, यानी solubility उसकी डिक्रीज हो रही टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका मतलब इससे ये क्लियर होता है, तो सोल्युबिलिटी जो है सॉलिड की इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, बट मैक्सिमम कंपाउंड का आपने देखा है कि सोडियम सल्फेट छोड़ के क्या होगा, इन जनरल द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Solubility of gas in liquid generally decreases with increasing temperature। गैस की solubility टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, कैसे? हीटिंग करने से। अभी जो बताया मैंने, कोई भी प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने से प्रोसेस होगी, और एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से। तो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड आपने देखा होगा, जैसे कोई वाटर बॉईल करने के लिए गैस पे रखोगे तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए दिखते हैं। उसका मतलब ये है उसमें जो भी डिजोल्व गैस है वाटर में वो बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने का मतलब उसकी सोल्युबिलिटी कम हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जनरल पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। और उसका दूसरा एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जैसे एक आपने उसके पहले पढ़ा होगा, जनरली मराइन एनिमल्स जो वाटर में होते हैं ड्यूरिंग समर के टाइम पे दे प्रेफर टू स्टे एट द लोअर लेवल। सी वगैरह होता है जो लेक होते हैं उसमें लोअर लेवल में होते हैं समर के टाइम पे, और इसका मेन जो रीजन है, हायर लेवल पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है उनके रेस्पिरेशन के लिए, जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है लोअर अपर लेवल पे कम होता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, और लोअर लेवल पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो नीचे की लेवल में होते हैं। तो मेन जो इसका मतलब ये है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कम होगी या टेम्परेचर कम करने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की लिक्विड की। और दूसरा रीजन ये है, जैसे गैस आप डिजोल्व होता है, कोई भी गैस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं और डिजोल्व हो गया मतलब दैट गैस गेट कंडेंस, मॉलिक्यूल पास में आते हैं। और कंडेंसेशन प्रोसेस मैंने बताया था, कंडेंसेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन प्रोसेस कौन से, एक्सोथर्मिक है, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो इट ऑलवेज फेवर्स लो टेम्परेचर, यानी डिजोल्व होने के लिए कम से कम टेम्परेचर चाहिए। तो as the condensation process is exothermic process and therefore the solubility of gas in liquid decreases with increasing temperature। कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक के लिए प्रोसेस अगर कोई एक्सोथर्मिक होती है तो उसके लिए क्या होना, टेम्परेचर कम चाहिए, तो कम टेम्परेचर मतलब मोर सोल्युबिलिटी। तो कंडेंसेशन गैस गेट कंडेंस एंड देयरफॉर react process is exothermic and thus the solubility of gas in liquid decreases with increasing decreases
विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की, तो बस इतना याद रखो, गैस की सोल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब भी गैस आप डिसॉल्व करोगे टेम्परेचर बढ़ने से उसकी सोल्युबिलिटी, जो डिसॉल्व गैस से बाहर निकलना शुरू कर देते, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है प्रेशर का, वो कल देखेंगे।